हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं हम लोग आजकल एंड दिस इज लेक्चर 4। 3 लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू। कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस एंड यू आर गोइंग टू रियली स्कोर गुड इन योर यूजीसी नेट अपकमिंग एग्जाम। हर वीडियो में आपको मैं थोड़ा बता ही रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। लेक्चर 1 से मैंने शुरुआत की थी। It is the cultivated capacity and inclination to effectively teach and facilitate learning in others. कैसे सिखाना है, पढ़ाना कैसे है, वो टेक्निक्स, वो सारी इफेक्टिव टेक्निक्स, इफेक्टिव कैपेसिटी, स्किल्स, एटीट्यूड, क्वालिटीज जिस इंडिविजुअल के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे इसका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने किया था introduction को, then second video onwards we started doing behaviorism and constructivism, and today it is the turn of cognitivism in fourth video. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉग्निटिविज्म क्या होता है और किस तरीके से इन दो प्रोपोनेंट्स ने, जेरोम ब्रनर ने और रॉबर्ट गैग्ने ने, कॉग्निटिविज्म को प्रपोज किया। Let us know something about this writer. He was an American psychologist जिन्होंने बहुत significant contribution दिया human cognitive psychology की तरफ। We are going to understand what is cognitive learning theory and educational psychology में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। Very proficient person in giving this particular theory. तो अब देखते हैं cognitive psychology होता क्या है। Scientific study of mental process such as attention, language use, memory, perception, problem solving, creativity and reasoning। हमारा दिमाग एक साइंटिफिक मशीन होते हुए किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी अटेंशन वर्क करती है, कैसे हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी रिटेंशन कितना रहता है, क्यों रहता है, सबके अलग अलग परसेप्शन क्यों है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड किस तरीके के हैं, क्या क्रिएटिविटी है, क्या रीजनिंग कैपेसिटीज हैं, लॉजिकल कैपेसिटीज हैं किसी के दिमाग में, उन सबको स्टडी करना इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब इनका मानना था, जेरोम जी का मानना था कि बच्चे सीखते हैं अपने एक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू विद द वर्ल्ड अराउंड देम। बिल्कुल सही बात है। ही एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कल्चर and language in cognitive development. Of course, if you will see, एक इंडियन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव अलग होंगे, एक अमेरिकन स्टूडेंट के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका है उसके पर्सपेक्टिव अलग होंगे, कल्चरल टेंडेंसीज अलग होगी, क्योंकि हम अपने आसपास के कल्चर से सीखते हैं और यही कल्चर है जो कि एक स्पायरल फैशन है, विद चिल्ड्रन रिविजिटिंग बेसिक कंसेप्ट एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी लर्नर के अंदर किस तरीके से धीरे 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 करके उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज एज अ फैशन उनके दिमाग में आता चला जाता है। स्पायरल फैशन वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि एक लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ मूव करता है। इनिशियली वी थिंक कि वी आर एवरीथिंग, देन वी फील कि हमारे पेरेंट्स और हमारा टीचर्स का सर्कल इंक्रीज होता है, उसके बाद धीरे 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 करके हमारा सर्कल और हमारी कल्चरल नॉलेज धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है एंड वी गो आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शंस जो कि धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। एक बार ये सारे पॉइंट्स देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ईच प्रिंसिपल। वो सभी प्रिंसिपल्स को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। मैं फिर एग्जाम्पल्स के साथ एक एक प्रिंसिपल को आपको समझाऊंगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए उन्होंने, डिस्कवरी लर्निंग, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कल्चरल इन्फ्लुएंस, मैन अ कोर्स ऑफ स्टडी एंड हेड स्टार्ट प्रोग्राम। इन सभी को हम लोग डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। अभी पहले हम डेफिनेशन के लिए जाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर एग्जाम्पल्स। डिस्कवरी लर्निंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हैंड ऑन एक्सप्लोरेशन होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती, स्टूडेंट्स अनकवर प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। ये आपको बहुत छोटे बच्चों में, 6 months 1 year के बच्चों में बहुत देखने को मिलेगा। इफ दे आर नॉट एबल टू रीच टू अ पर्टिकुलर टॉय, somehow they will find the way how to reach to that toy, अगर उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तभी कई बार कहते हैं ना कि अगर छोटा बच्चा गिर गया है तो उसको खुद से उठने और खड़ा होने दीजिए, नहीं तो वो सीखेगा ही नहीं। तो जब उसको
खुद से उठने, खड़ा होने और खुद को मैनेज करने दिया जाता है, दैट इज डिस्कवरी लर्निंग। एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ बायोलॉजी क्लास, students might investigate the process of photosynthesis by growing plants under different light conditions. खुद ही मेजर करेंगे ग्रोथ रेट, ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस और रिकॉर्ड करेंगे डेटा को, और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हाउ लाइट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो खुद ही एक्सपीरियंस करके उन्होंने किया, किसी ने उन्हें लिखने को नहीं कहा था कि फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट दिस पर्टिकुलर एसे। ये पर्टिकुलर टेक्निक ना आजकल थोड़ी सी गायब होती जा रही है हमारी लाइफ से बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ AI इन आवर लाइफ्स एंड गूगल इन आवर लाइफ्स। हम जानते हैं कि कोई भी स्टडी कहीं से भी सर्च की जा सकती है एंड वी गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। नेक्स्ट, cognitive structure and curriculum. This approach focuses on structuring the curriculum to build upon students' existing knowledge. Existing knowledge है एक, उसमें कुछ instructions को add कर दिया जाए. Instruction starts with foundational concepts and progressively introduces more complex material. यहाँ पर काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जब हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, हमें शुरुआत में सिर्फ अल्फ़ाबेट की शेप्स पर कॉन्सेंट्रेट करवाया जाता है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। स्लोली एंड स्टेडीली वी आर टोल्ड द वर्ड्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड दिस and so on. We start learning words, then we start learning sentences, then we start framing paragraphs and passages. इस तरीके से ही चलता है ना, ये भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और क्यूरिकुलम का पार्ट है। In a language art class, a teacher might begin by teaching basic grammar rules and sentence structure. यही मैंने आपको example दिया. Once students are comfortable with these fundamentals, these basics, फिर टीचर थोड़े एडवांस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन को यूज कर सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या डिफरेंस होता है वो पता करना एक बिल्कुल इनिशियल स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसकी ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं है। तो पहले कंसंट्रेशन किया जाएगा आपकी वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर, और उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। टेक एग्जांपल ऑफ एक्टिव पैसिव। जब भी टेंसेस सिखाए जाते हैं बच्चों को तो पैसिव से कभी शुरुआत नहीं की जाएगी, राइट? एक्टिव से शुरुआत की जाएगी। पहले एक्टिव सिखाया जाएगा, एक्टिव को कॉन्क्रीट किया जाएगा एंड देन you will go for the passive जो कि complex की कैटेगरी में आएगा। Next is cultural influence. हमारे कल्चर का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, कहीं पर मे बी 1% आएगा, कहीं पर 100% आएगा, लेकिन आएगा जरूर। Incorporating cultural influences into education involves integrating elements of students' cultural background into curriculum. क्यों हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स, आई विल नॉट से ऑल द फिंगर्स आर अलाइक, एन इंडियन इज मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग बॉलीवुड। वैसे आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन हॉलीवुड ऑल्सो। वो भी कल्चरल इन्फ्लुएंस है क्योंकि with the advent of availability of so many Hollywood movies and so much knowledge about the whole world, we are able to understand everything, right? Back in I'll say 50 years or 60 years ago maybe बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जिनकी अप्रोच होती होगी हॉलीवुड तक, राइट? तो हॉलीवुड को समझना, उनके कल्चर को समझना, उनके कल्चर को फॉलो करना तभी कुछ सालों पहले तक अच्छा नहीं माना जाता था कि हम अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन अब स्टडीज़ में कल्चरल एस्पेक्ट्स को यूज़ किया जाता है, मिंगल किया जाता है। हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जो वी स्टडी अमेरिकन पोइट्री, वी स्टडी ऑस्ट्रेलियन पोइट्री, ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, ब्रिटिश ड्रामा, कैनेडियन ड्रामा एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट क्लास। मैंने लिटरेचर का एग्जाम्पल तो नहीं लिया, लेकिन आप लिटरेचर का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसकी जगह। Students could create projects inspired by traditional art forms from their own cultural background. For instance, students from various cultural backgrounds might explore and recreate patterns from their heritage such as African beadwork, Native American pottery, Asian ink paintings. तो जब भी आर्ट स्टूडेंट को बोला जाएगा कि कुछ एथनिक डिज़ाइन करिए तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कल्चर से ही
इम्प्रेस होकर, इंस्पायर होकर अपनी आर्ट क्रिएट करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी फ्रॉम द कल्चर दे आर born and brought up into. So this method basically helps students connect with their own culture while learning about artistic techniques. Next we will go for MECOS or Man a Course of Study. ये एक interdisciplinary educational program है that combines various subjects to explore a central theme. गोल क्या होता है? स्टूडेंट को एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स की. एग्जाम्पल लेते हैं. A macro style unit on human societies might involve students studying the development of social structure by examining anthropology, sociology and economics. इवन जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ में, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैन अ कोर्स ऑफ स्टडी. एक स्टूडेंट को इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज दी जाती है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स की नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकें. दे कुड एक्सप्लोर different type of communities, economic systems and social roles, drawing connections between these elements to understand how human societies evolve and function. Suppose मैं आपको एक project दे दूं कि make a comparison study of British web series, Hollywood web series and Indian web series. So that project will come under the category of MECOS or Man a Course of Study. जेरोम ब्रनर जी ने ही 3 मोड्स बताए नॉलेज के: इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबलिक मोड. इनको भी एक एक करके समझते हैं. इनएक्टिव मोड इज एक्शन बेस्ड, दिस वन इज इमेज बेस्ड एंड दिस वन इज लैंग्वेज बेस्ड. आप में से किसी ने कभी जैक लैकेन की मिरर थियरी एंड सिंबॉलिक थियरी एंड रियल थियरी अगर पढ़ी है तो उसके काफ़ी क्लोज है ये. इनएक्टिव मोड और टाइम पीरियड देखिए यहाँ पर इनएक्टिव मोड का, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 1 ईयर. इस थियरी के अंदर उन्होंने कहा कि बेबीज लर्न बाय इंटरैक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स थ्रू फिजिकल एक्शंस, बिल्कुल एक्टिव होते हैं. देयर अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग द वर्ल्ड थ्रू देयर मोमेंट्स. एक बेबी फॉर एग्जाम्पल एक रेटल को शेक करता है और याद रखता है हाउ टू शेक देयर आर्म्स इवन वेन द रेटल इज गॉन. शुरुआत में उसको नहीं पता होता कि रेटल को शेक करने से आवाज आती है. स्लोली एंड स्टेडीली बेबी को पता चलता है कि ये रेटल मैं उठाऊंगा, इसको शेक करूंगा तो आवाज आएगी. तो बच्चे एक्शन सीखते हैं कि क्या एक्शन किया जा रहा है और उसका क्या आउटकम होता है. की कंसेप्ट क्या है इसका? नॉलेज उनकी मसल मेमोरी में स्टोर हो रही है. हमारे पास भी मसल मेमोरी में नॉलेज स्टोर होती है. फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ को आप में से टाइपिंग आती है वो बड़े आराम से देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट हम चाहे ना बता पाए कि वाई की कहाँ पर है या जी की कहाँ पर है या एच की कहाँ पर है, लेकिन जब हम टाइपिंग करने बैठेंगे तो हमारी मसल मेमोरी अच्छे से सब कुछ जानती है एंड इट विल डू एवरीथिंग ऑटोमेटिकली. देन कम्स द आइकॉनिक मोड and according to this philosopher Jerome Brunner, it goes from 1 year to 6 years. Student mental images को यूज करता है to understand and remember information. कलर्स कैसे याद हुए हमें? कलर्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे दिमाग में. कलर्स की रोट लर्निंग है हमारे दिमाग में. वी नो कि दिस कलर इज रेड एंड दिस कलर इज रेड, दिस कलर इज येलो एंड दिस कलर इज ब्लू. तो ये रोट लर्निंग है, बचपन में हमारे दिमाग में फीड कराई गई, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए और देन वी कुड मेक अ डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड पर्पल एंड ऑरेंज एंड येलो, राइट. दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज वॉयलेट कलर, दिस इज रेड कलर, दिस इज येलो कलर. ये अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में कैसे आई? क्योंकि इंफॉर्मेशन फीड की गई. इंफॉर्मेशन इमेज बेस्ड है. हमारे दिमाग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती हैं जो इमेज बेस्ड होती हैं. इवन द अल्फाबेट्स दैट वी राइट, कितनी आराम से अभी आप सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपका अपना नाम लिखा जाना भी आपके आइकॉनिक मोड का ही एक आउटकम है, राइट. So pictures, models, diagrams instead of directly handling objects. For instance, a child might use a picture of a cat to understand what a cat looks like.
right? The knowledge is presented through images and visualization. That is the key concept here. Next is symbolic mode. From around 7 years and up, we go into symbolic mode. Children begin to use symbols like language and numbers to think and communicate. ये तो दिस इज सिंपल. जब एक लैंग्वेज को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाता है, तब हम लैंग्वेज के थ्रू बहुत सी चीज़ें कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं. वी कैन बी explained things properly, without needing to physically perform the action or image. अब हमें सिर्फ बोला जाए कि ए फॉर एप्पल, तो हम लोग इमेजिन कर लेंगे, राइट? दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ कैट, that is a door, that is black color, this is white color. We can imagine. लेकिन 7 years की एज तक हमें फीड किया जाता है, वो लैंग्वेज सिखाई जाती है थ्रू आइकॉनिक मोड. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड can describe how to use a computer using instructions without actually operating it, right? अगर सामने करके दिखाया है तो वो इमेज मोड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन सिंबलिक मोड की कैटेगरी में आएगा व्हेन वी आर टोल्ड अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट. डिस्प्लेसमेंट के केस में भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. एक बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है 7 years एंड अप का, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो दैट इज योर सिंबलिक मोड. Whatever knowledge one is having, that is represented through language and abstract symbols. तो ये 3 मोड हो गए हमारे जेरोम रनर के. अच्छे से याद करिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को. मैं अभी थोड़ी देर में आपसे एमसीक्यूज पूछने वाली हूँ. अब रॉबर्ट गैग्ने की बात करते हैं. 1916 to 2002 इनका लाइफ स्पैन है. ये आपको याद रखना चाहिए, बट नॉट अ वेरी नेसेसरी थिंग. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन कंडीशंस ऑफ लर्निंग. शायद कभी आपने कहीं पर पढ़ा हो. During World War II, he trained pilots in the Army Air Corps, which influenced his later educational theories. So he was the one who educated even pilots in World War II through his theories. रॉबर्ट कैग्ने ने बताया कि किसी भी टास्क को समझने के लिए हम उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. It can start from stimulus recognition to response generation to procedure following to use of terminology to discriminations to concept formation to rule application and problem solving. डिटेल में करेंगे, कंफ्यूज मत होइए, लेकिन एक बार देखिए जरूर. Okay. The primary significance of the hierarchy is to identify prerequisites that should be completed to facilitate learning at each level. He divided learning into different levels rather than forcing कि ये आपको सीखना ही है और ये आपको करना ही है. बच्चों को भी हम स्टेप वाइज लर्निंग सिखाते हैं ना, डायरेक्टली सेंटेंसेस लिखना तो नहीं सिखाते. तो स्टेप वाइज लर्निंग करेंगे और लर्निंग को छोटे छोटे लेवल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी बेटर. स्टेप्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन बताया. इसके बाद गैग्ने जी ने कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लर्निंग का आउटकम क्या रहने वाला है, आपको क्या चाहिए अपनी लर्निंग से आउटकम. आइडेंटिफाई इंटरनल कंडीशंस, रिकॉग्नाइज द मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस नीडेड फॉर अचीविंग दैट आउटकम. स्टूडेंट के बारे में जानिए, उनका मेंटल प्रोसेस कैसे है, कैसे वर्क करता है. डिसाइड व्हाट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एनवायरनमेंट आर नीडेड. डिसाइड करना है यहाँ पर कि कौन कौन से एनवायरनमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी. इसके बाद डिफाइन द सेटिंग एंड कंटेक्स्ट वेयर द लर्निंग विल टेक प्लेस. क्या सेटिंग रहेगी, क्या क्लासरूम में किस तरीके का एनवायरनमेंट रहना चाहिए जहाँ पर कि वो लर्निंग दी जाएगी. देन व्हेन द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, तो उनके बैकग्राउंड्स को और उनके ट्रेड्स को चेक करिए, सब में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. चूज द टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिसोर्सेज फॉर इंस्ट्रक्शन. अब आपको डायरेक्टली जब पढ़ाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, ऑडियो मेथड, विजुअल मेथड और वट एवर मेथड एज पर दी लेटेस्ट टेक्निक्स. मे बी यू वॉन्ट टू मॉडिफाई योर मेथड्स ऑफ टीचिंग. इसके बाद ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप की जाए कि स्टूडेंट्स ही मोटिवेट हों कि हमें और सीखना है. वाइल लर्निंग उनको इवेल्युएट किया जाए कि अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आफ्टर पर्टिकुलर लेक्चर. मान लीजिए कि टोटल 15 लेक्चर्स में आपको एक टॉपिक पढ़ाना है और स्टूडेंट को फर्स्ट बेसिक लेक्चर ही समझ में नहीं आया, देयर विल बी नो यूज ऑफ टीचिंग फर्दर 14 लेसन्स, राइट.
तो हर लेसन के बाद स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट एडजस्टेड टू देयर अंडरस्टैंडिंग, और स्टूडेंट्स को भी टाइम दिया जाना चाहिए कि वो अपनी एडजस्टमेंट कर सके अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट इन विच दे आर बीइंग टॉट। समेटिव इवैल्यूएशन तो होगा ही होगा ओवरऑल इफेक्टिवनेस जानने के लिए। 9 इवेंट्स बताए उन्होंने इंस्ट्रक्शन के। सबसे पहला इज गेन अटेंशन, कैप्चर लर्नर्स इंटरेस्ट एट द स्टार्ट। पता तो चलना चाहिए वो पढ़ना चाहते भी या नहीं जो आप पढ़ाना चाहते हैं। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, उनको क्लियरली बताया जाए कि इस स्टडी का जो भी आप कर रहे हैं, बी इट अ कोर्स और बी इट अ लैंग्वेज लर्निंग, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हेल्प लर्नर्स रिमेंबर रेलेवेंट प्रीवियस नॉलेज, तो पूछने की कोशिश करिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट। व्हेन आई टीच लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो आई आस्क द स्टूडेंट्स फर्स्ट कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कोई ABCD पता है या नहीं पता है। अगर वो नहीं पता होती तो आई ट्राई टू आस्क देम कि कौन कौन से राइटर्स पढ़े हैं आपने, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। उनकी उस हेल्प के थ्रू आई ट्राई टू रिलेट द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Present the content, introduce the material, offer support to help learners understand the material. Material अपना दिखाइए, आप किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, through some books or through some presentations or whatever it is, और student को material समझने में help करिए। Have learners demonstrate their understanding. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लगातार दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इवेल्युएट की जानी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इन द एंड हेल्प लर्नर्स अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न्ड टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। कुछ भी उन्होंने सीखा है, फॉर एग्जांपल उन्होंने मार्क्सिज्म के बारे में सीखा है या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फेमिनिज्म के बारे में सीखा है, तो उनको उन पॉइंट्स को अप्लाई करवाइए। पहले फेमिनिज्म आप बता रहे हैं तो उसके बाद पूछिए कि मैंने आपको फेमिनिज्म बताया और उसके बाद अब आप बताइए कौन कौन से नॉवेल्स या बुक्स आपने पढ़ी हैं उनमें फेमिनिज्म अप्लाई होता है। एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम रॉबर्ट गैग्ने, उन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के मेथड को भी बताया। सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हैव ऑब्जेक्टिव्स बीन मेट। जो आपका लर्निंग गोल था शुरू में, क्या वो अचीव हुआ? क्या स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हुई उस चीज़ की जो आप पढ़ाना चाहते थे? जो भी आपने न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, वॉज इट बेटर देन द प्रीवियस वन? अगर बेटर था तो असेस द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स ऑफ द न्यू प्रोग्राम। गैग्ने ने एम्फेसाइज किया इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन पर। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देकर लर्नर को छोड़ देना इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। लर्नर को इस तरीके से सिखाइए कि दे आर एबल टू यूज all their current knowledge to understand a new knowledge and to apply that new knowledge into practicality. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, आप बस मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कितने आंसर्स आते थे। पॉज करके सभी क्वेश्चंस को देखिए, सोचिए, उसके बाद सुनिए राइट आंसर क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जेरोम ब्रनर्स डिस्कवरी लर्निंग? चारों ऑप्शन है आपके पास। Students learning through hand-on exploration and experimentation. जेरोम ब्रनर ने emphasize किया कि students learn best through active engagement and hand-on exploration. They uncover principles and concepts through their own experiences rather than direct instructions. Next question, in which mode of knowledge representation do children primarily use mental images to understand and remember information? The correct answer is option B, iconic mode. Iconic mode is characterized by the use of mental images, pictures, visualization, and this mode is predominant in children from about 1 year to 6 years of age. According to Gagne's 9 events of instruction, which step involves helping learners connect new information with their existing knowledge? Option B is the right one. Stimulate recall of prior learning. This step involves helping learner recall their prior knowledge, prior understanding to better understand and integrate their previous knowledge into the current new information. Question 4.
What does Gagne's hierarchical model of learning task focus on? देखिए सभी ऑप्शंस को. Organizing tasks by complexity and identifying prerequisites. गैगने का मॉडल बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है लर्निंग टास्क को बाय देयर कॉम्प्लेक्सिटी. सिंपल करने की कोशिश करता है, स्टेप वाइज लर्निंग क्रिएट करने की कोशिश करता है और अलग अलग लेवल बना दिए जाते हैं लर्निंग के. Which of the following is an example of inactive mode of knowledge representation? एक बच्चा जो कि कैट की एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, एक बच्चा जो याद कर रहा है कि बाइक कैसे चलाते हैं, एक टीनेजर जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, या फिर अ लर्नर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सैंडविच. ऑप्शन बी हियर is the right one, a student remembering how to ride a bike, because this needs the physical actions stored in the muscle memory. मसल मेमोरी की बात करते हैं जब भी हम इनएक्टिव मोड की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ MECOS or MAM course of study program? To provide, to offer a holistic understanding by integrating multiple disciplines. Multiple disciplines like, for example, anthropology, biology, history, cultural studies, to provide a comprehensive comparative understanding of central themes such as maybe human evolution. Right? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और अब आप मुझे बताइए कि 6 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे. आई होप लेक्चर 1 आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया है. अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे लेक्चर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के ही होंगे along with the similar MCQ practice. Still, if you want to practice all the things in detail और class में तो बहुत सारे MCQs आपको करवाए जाएंगे. You can join the classes to cover all the topics in detail and can click the link given in description to inquire about admission. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.